एवरीवन कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इरेशनल नंबर के बारे में, पूरे डिटेल में बात किए थे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इरेशनल के नंबर के बारे में, यानी अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में सारा जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकते। ठीक है, ऐसा कोई नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू i। इसका मतलब होता है कि p और q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दो तीन टाइप का इरेशनल नंबर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में। सबसे पहला है रूट वाला, कोई भी जो परफेक्ट नंबर ना हो उसके अंदर में आप रूट में लिख लिए, वो भी पॉजिटिव, जैसे √2, √3, √1/2, -√7। तो इस तरह से आप टाइप 1 का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। ये एग्जाम्पल क्या है, आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 1.010011111111, 4 बार 0, फिर 4 बार 1, 5 बार 0, फिर 5 बार 1। इस तरह से 0 1 रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए, आपको पता होगा कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता था और रिपीटिंग होता था। लेकिन जो इरेशनल नंबर है ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप ध्यान दीजिए, 0 1 0 1 1, फिर 1 1 1 1 0 0, फिर 1 1 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने डॉट 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 रखा है, यानी ये कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। सिमिलरली आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, 2.34 344 344 3 इस तरह से आप रिपीट करते जाइए। तो ये हो गया टाइप 2 का एग्जांपल इरेशनल नंबर के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं पाई के बारे में। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई से रिलेटेड आप कुछ भी लिख लो, 3π/2, -π/2, π + 4, π + 5, π - 7, 3π/7 - 2। पाई से रिलेटेड कोई भी नंबर हो अगर लिखा आप तो सब क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। थोड़ा सा आप समझिए, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। और 22/7 यानी 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर। पाई का ही वैल्यू होता है 22/7। एक्चुअली पाई का वैल्यू होता है 355/113, 355/113। पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसका एक्चुअल वैल्यू होता है 3.14159265। इस तरह से इनफिनाइट तक जाती है। ये जो 22/7 है, 22/7 है, या 355/113 है, ये पाई का अप्रोक्स वैल्यू है। यही रीजन है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, जबकि ये वाला वैल्यू जो है रेशनल नंबर है। अब इसको आप क्यों यूज करते हो? अगर पाई का वैल्यू, ये वाला वैल्यू हमेशा यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि ये वैल्यू एक ऐसा हम लोग रेशनल नंबर ढूंढते हैं जो अप्रोक्स ये वैल्यू दे। 22/7 को आप डिवाइड करोगे ना तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा वैल्यू ढूंढते हैं जो ऐसा ही वैल्यू दे सके, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। तो हमने पाई का वैल्यू क्या ढूंढा, 22/7। क्लियरली समझ में आया? 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, नोट कीजिए। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा है नोट। नोट जानते हैं, नोट क्या है कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये दोनों ही क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर बनता है। यानी आपका सम हो या डिफरेंस हो, हमेशा ही क्या होता है, इरेशनल नंबर बनता है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात होती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पिछले बार बिहार बोर्ड में ये गलत सेंटेंस आ गया था, बिहार बोर्ड मीटिंग में पूछा गया था क्वेश्चन। हालांकि वहाँ के सेंटेंस जो है ना वो गलत था मेरे अंदाज से। उसने पूछा था कि 4 सेंटेंस दिया हो तो पूछा था कि कौन सा सेंटेंस सही है। वो चारों का चारों गलत ही था, पूछा था कि कौन सा सही है। तो सही प्रॉब्लम क्या था ना, कि उसमें सही वर्ड को यूज नहीं किया था। देखिए, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। ये आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आपको जीरो के बारे में बोलना पड़ेगा। सो आप इस वर्ड को यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो क्यों बोलेंगे, यानी कि रेशनल नंबर जीरो तो रेशनल नंबर है। तो अगर आप जीरो को मल्टीप्लाई करते हो किसी इरेशनल नंबर में तो वो रेशनल ही बन जाएगा। अगर आप नॉन जीरो रेशनल नंबर लेते हो और एक इरेशनल नंबर लेते हो, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो इरेशनल नंबर बनेगा। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप ये सेंटेंस देखो तो ये बात आप ध्यान रखो। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर and irrational number is also an
इरेशनल नंबर। सिमिलरली फिर डिवीजन करते समय डिवीजन में तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसे डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, इस तरह आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होना ही नहीं चाहिए। तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो आप ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हो तब भी क्या बनेगा, इरेशनली बनता है, इरेशनली बनता है। जैसे आप देखो यहाँ पे 2/√3 के क्या बना, इरेशनल। √7/5 किए क्या बना, इरेशनल। लेकिन 0/√3 करेंगे क्या आ जाएगा आंसर, 0, और 0 क्या है, रेशनल नंबर। √5/0 इस तरह तो डिवाइड ही नहीं होता है, डिनोमिनेटर कभी जीरो होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, इन चारों ही केस में इरेशनल नंबर ही होता है। लेकिन प्रोडक्ट में और डिवीजन करते समय आप नॉन जीरो रेशनल नंबर वर्ड का यूज कीजिए, ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन से ना एक कंसेप्ट को समझते हैं। शायद आकाश में या पियर्सन में कहीं एक क्वेश्चन है कि √a कौन सा नंबर है, √a कौन सा नंबर है। अब अगर आप यूं ही आंख बंद करके ये कह दिए कि रूट अंडर में है तो इरेशनल नंबर होगा, तो ये गलत आंसर है। अब यूं ही आंख बंद करके इसका आंसर इरेशनल नंबर नहीं बोले। रूट के अंदर में है तो हो सकता है कि रेशनल नंबर भी हो, इरेशनल नंबर भी हो, इंटीजर भी हो सकता है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि वो डिफाइंड ही नहीं है, या इमेजिनरी नंबर। आप जानते हो इमेजिनरी नंबर के बारे में शुरू में बताए थे, तो इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। कैसे, आप देखिए √a जो है वो कौन सा नंबर है। मान लीजिए कि अगर a का वैल्यू 4 आता है, a का वैल्यू 4 आता है, तो √a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4, और तब आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है, 2 क्या है, एक इंटीजर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। नहीं, या आप इंटीजर भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। नहीं, अगर a का वैल्यू 3 हो जाए, a का वैल्यू अगर 3 हो जाए तो √a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और √3 क्या बनाएगा, इरेशनल नंबर बनाएगा, तब आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। और अगर a का वैल्यू निगेटिव हुआ, लेट्स सी मैंने -4 रखा है, तो √a का मतलब होगा √-4, और ये क्या है, या तो नहीं डिफाइंड है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर में अगर कोई लिखा हुआ है नंबर a टाइप का, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट टाइप का है, तो आप यूं ही कुछ भी नहीं कह सकते कि इसका क्या आंसर हो सकता है। आपको ये बोलना पड़ेगा कि a क्या है। जब भी आपसे कोई पूछे कि √a क्या है, तो आप पहले ये पूछो कि a क्या है। अगर a पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी वो एक इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये आंसर हमारा क्या हो गया, सही। रेशनल भी नहीं कर सकते, इरेशनल भी नहीं कर सकते, इंटीजर भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका आंसर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि a के बारे में क्लियरली बोल न दिया जाए। अगर क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाए कि a बिलोंग्स टू I है, पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब वो आंसर क्या हो जाएगा, तो इंटीजर हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रेशनल नंबर बन जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बनेगा इरेशनल नंबर। इंटीजर कब बनेगा, जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आप नहीं कह दोगे। जब भी रूट के अंदर में कोई नंबर है तो आप पहले जान लो कि रूट के अंदर में वो है क्या। जैसे कि इमेजिनरी नंबर भी होता है, रूट के अंदर में अगर नेगेटिव कोई चीज है तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर कभी भी ऐसा मत लिख देना कि ये -2 या +-2 होगा, ये दोनों ही आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप किसी इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस वाले साइड क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इस वाले को परपेंडिकुलर, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, बेस। देखिए, अगर आपको √2 चाहिए तो आपको 1 यूनिट बेस, 1 यूनिट परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि आपको h निकालना है, तो h = p² + b², तो ये हो जाएगा √2। यानी आपको ये समझना है, मैं अगला रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको 1 यूनिट चाहिए। अच्छा, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है आपको जो मर्जी आप ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट = 5 सेंटीमीटर आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, ठीक है। 1 यूनिट लेना है, आप 1 यूनिट कितना भी सेंटीमीटर का ले लो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 यूनिट होना चाहिए बस। तो √2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो √2 के लिए रिक्वायरमेंट है हमारा 1 यूनिट। √3 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो √2 चाहिए हमको और 1 चाहिए। ध्यान दीजिए आप, √3 के लिए √2 और √1 चाहिए। √4 के लिए आपको √3 और 1 चाहिए,
या फिर रूट 4 का मतलब होता है 2, ये तो आसान है, 2 ही रिप्रेजेंट कर देंगे। रूट 5 के लिए या तो हमको रूट 4 का स्क्वायर चाहिए और 1 चाहिए, या फिर 2 का स्क्वायर और 1 चाहिए, बात बराबर ही है। रूट 6 के लिए आपको रूट 5 चाहिए, रूट 1 चाहिए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको रूट 6 शो करना है तो आपको पहले रूट 5 शो करना पड़ेगा। रूट 5 शो कर लेंगे तभी रूट 6 हो जाएगा शो, ठीक है। जैसे आपको शो करना है रूट 3 तो पहले आपको रूट 2 शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रूट 3 के लिए क्या चाहिए, रूट 2 चाहिए और 1 यूनिट चाहिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हर अगला वाला ये कंसेप्ट आप समझ गए। अब आप इसके हेल्प से, अब देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन कि आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 6 को, इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं रूट 2। अब रूट 2 के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, रूट 2 के लिए चाहिए आपको 1 यूनिट और 1 यूनिट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किए। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि 1 यूनिट आपको कट करना है। तो हमने यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ कट कर लिया। हमने क्या किया, 1 यूनिट कट कर लिया। और 1 यूनिट का मतलब आपको जो मर्जी हो आप ले सकते हैं। 1 यूनिट हमने कट किया, जितना आपने 1 यूनिट यहाँ कट किया उतना ही आप एंगल आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। 90 डिग्री एंगल बना करके, 90 डिग्री एंगल बना करके या तो आप कंपास का हेल्प ले सकते हो या प्रोडक्टर का हेल्प ले सकते हो। और यहाँ से भी हम लोग 1 यूनिट कट करेंगे, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ। सो हमने ओ बी ले लिया, यानी ओ ए भी 1 यूनिट और ओ बी भी 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों ले रहे हैं, ताकि हमको रूट 2 के लिए 1 यूनिट 1 यूनिट चाहिए होगा। अब आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया। आप ए बी का वैल्यू निकालो, स्केल के हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू रूट 2। अब देखो हमारा वैल्यू कितना आ गया, रूट 2। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट 2 रिप्रेजेंट करना है। हमारा ये वैल्यू कितना आ गया, ए बी रूट 2 वैल्यू आ गया। अब हम मान के चलेंगे कि ये जो हमारा ए है ना, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ से आप कंपास का हेल्प लीजिए, यहाँ तक ड्रॉ कीजिए और इस तरह कुछ ड्रॉ कर लीजिए। सो हमने एक आर्क कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेकर के, और इस तरह का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। जहाँ पर ये पॉइंट कट किया है, यहाँ से लेकर के, देखिए यहाँ से, ओ से नहीं, ए से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मेजर किया जाएगा, रूट 2 यूनिट्स मेजर किया जाएगा। सो ये नंबर लाइन है ना, यहाँ नंबर लाइन पर आप इस तरह से रूट 2 को ड्रॉ कर दीजिए। एक बार दोबारा समझ लीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले ओ ए 1 यूनिट ड्रॉ किए, ओ 90 डिग्री एंगल बनाए, ओ बी भी 1 यूनिट ले लिए, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाए हुआ हो। सो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो हमने ए बी जो कि स्केल के हेल्प से मिलाया हो, ए बी इक्वल टू हम लोग कितना निकाल लिए, रूट 2। अब रूट 2 आगे ये वैल्यू हम लोग क्या किए कि ए बी को रेडियस बना करके हमने एक कंपास का हेल्प लिया, यहाँ से एक रेडियस ले लिए और एक आर्क ड्रॉ कर दिए, एक चाप हम लोग ड्रॉ कर दिए। और ये चाप जहाँ कट करेगा ना नंबर लाइन को, ये वाला पॉइंट हमारा रूट 2 होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट हो जाएगा, रूट 2 यूनिट हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप फिर से पॉज करके पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूट 3 का। अगर आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो हमने कहा है कि रूट 3 के लिए क्या चाहिए आपको, रूट 3 के लिए आपको चाहिए रूट 2 और चाहिए 1। अब हमको क्या मिला हुआ है, रूट 2, बस 1 लेना है। तो रूट 2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मालूम है। अब आप क्या करो कि यहाँ पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, जो कि हम इस तरह से बना दिए। और यहाँ पर फिर से आप एक 1 यूनिट का आपको कट करना है, जो यूनिट हमने यहाँ रखा था। सो हमने यहाँ से भी फिर से वापस 1 यूनिट कट कर लिए, 1 यूनिट कट कर लिए। और अब आप AC को ज्वाइन कर दो, अब आप AC को ज्वाइन करो। अब आप AC का जब लेंथ निकालोगे ना, तो देखो अब यहाँ पे निकला हुआ है, ये डिस्टेंस है रूट 2, ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 1, दोनों मिला करके AC का जो लेंथ होगा ना, AC का लेंथ वो कितना आ जाएगा, रूट 3। हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। अब मुझे यहाँ क्या मिल गया, ये जो AC है वो रूट 3 है। तो फिर से हम लोग कंपास का हेल्प लेंगे और प्रोडक्टर का हेल्प लेंगे, कंपास का हेल्प लेंगे, और यहाँ से एक रेडियस लेकर के, इतना बड़ा रेडियस लेकर के फिर से एक आर्क ड्रॉ कर दिए। और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, वो पॉइंट क्या बनेगा, रूट 3 बनेगा, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले रूट 2 यूज किए, फिर 1 यूनिट कट किए और दोनों ज्वाइन करने के बाद ये रूट 3 मिल गया। फिर से हम लोग इतना बड़ा रेडियस लेकर के और एक आर्क, एक चाप ड्रॉ कर दिए, जहाँ नंबर लाइन से इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट क्या बन गया, रूट 3। इस तरह से रूट 2 रूट 3 रिप्रेजेंट हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया। रूट 4 तो कुछ करना नहीं है, रूट 4 का वैल्यू कितना, 2, तो ये जनरली ऐसे ही हो जाएगा, 0, ये 1, ये 2, यानी इंटीजर हो जाएगा ये, तो कुछ करना ही नहीं है। अब चाहिए रूट 5 के लिए।
√5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिएगा मुझे ये √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए 2 यूनिट और 1 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट। तो अगला हम लोग बात कर लेते हैं √5 के लिए। अगर आप √5 को रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप √5 को रिप्रेजेंट करोगे तो फिर से आप नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन लीजिए और अब की बार आपको ना 2 यूनिट लेना है। कितना लेना है? 2 यूनिट। तो आप 2 यूनिट कट कर लो, 1 यूनिट और 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी अगर ये O है तो आप ये कह सकते हो कि O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है? 2 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर से क्या करोगे? 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, चाहे प्रोट्रैक्टर के हेल्प से या कंपास के हेल्प से। सो 90 डिग्री का एंगल बन गया और यहाँ पर आपको 1 यूनिट कट करना है, इतना बड़ा, ठीक है। अगर ये A है तो हमने यहाँ से क्या किया? 1 यूनिट लेकर के यहाँ से कट कर दिए, इसको मान लेते हैं ये B है। अब ये कितना यूनिट है? 2 यूनिट। ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट। ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। आप इन दोनों को स्केल के हेल्प से ज्वाइन करिए, स्केल के हेल्प से ज्वाइन करिए। अब ज्वाइन करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √5। अब √5 आपको मिल गया। क्या किए? 2 यूनिट लिए यहाँ, 1 यूनिट लिए यहाँ, हमने OB का लेंथ निकाल लिया। कितना आ गया OB का लेंथ? ये लेंथ आ गया हमारा √5। अब √5 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से कंपास यूज करेंगे, कंपास के हेल्प से हम लोग एक कितना बड़ा रेडियस लेकर के और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने कंपास का यूज करके एक आर्क ड्रॉ कर दिया। जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, ये पॉइंट हमारा √5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा √5 है, √5 है। क्लियर? अगर आप √6 को करोगे तो क्या होगा? √5 आपको देख ही रहे हो यहाँ पे √6 के लिए क्या चाहिए आपको? √5 चाहिए और 1 चाहिए। √5 हम लोग को मिला हुआ है। यहाँ से हम लोग फिर से 1 यूनिट कट कर लेंगे, 1 यूनिट कट कर लेंगे और आप फिर से इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा √6 बनेगा, कैलकुलेट किया हुआ है। फिर से ये रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ कट करेगा √6। फिर √7 रहेगा तो 6 मिला हुआ है, उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा √2, √3, √5, √6, √7 इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर मुझे ना -√2 शो करना तो क्या करेंगे? तो फिलहाल अभी आप अब हम लोग डिफरेंट करने वाले हैं -√2, -√3, -√5, -√7। सेम प्रोसेस है, बस अब इधर की तरफ करेंगे। अब फिर से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। यहाँ से हमने 1 यूनिट कट किया, 1 यूनिट कट किया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ भी हमने 1 यूनिट कट किया, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ठीक है। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हुए, कितना आएगा? √2 आएगा। अब आप यहाँ से ये रेडियस लेकर के और इस तरह ज्वाइन कर, इस तरह से आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए और जहाँ कट करेगा वो पॉइंट क्या बनेगा? हमने ये ऑरिजिन माना है, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? -√2। सो यहाँ का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? -√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -√2। अगर आपको -√3 रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे आपको -√2 मिला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। बस आपको यहाँ से ऊपर फिर से 90 डिग्री का एंगल बना करके 1 यूनिट कट करना है। ये पॉइंट हमारा C मान लेता हूँ। अब आप OC को ज्वाइन कर लीजिए, OC कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब आप एक आर्क फिर से ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो क्या बन जाएगा? -√3। यानी अगर आप पॉजिटिव वाला सीख गए तो आप नेगेटिव वाला भी आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे? सारा काम इस तरफ करते जाओगे। अगर आप इस तरफ करते हो तो पॉजिटिव आएगा, इस तरफ करते हो तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। आर्यस अग्रवाल के बुक में दूसरा मेथड भी है, ये सर्किल बना बना करके है, आप उस तरह से तो वह भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि पहला मेथड ज़्यादा आसान है समझने के लिए, पर आप दूसरा मेथड भी समझो। जैसे हमने क्या किया था, √2 के लिए बात करता हूँ, फिर से वही रिप्रेजेंट करेंगे, √2, √3 यही सब रिप्रेजेंट करेंगे। तो बता चल रहा हूँ, जैसे हमने फिर से यह क्या ले लिया? 1 यूनिट ले लिया, √O = 1 यूनिट। और फिर आप क्या करो? यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना करके और फिर से यहाँ पर हमने 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ये कितना बनाएगा? तो यहाँ बन जाएगा हमारा √2, तो हम जान रहे हैं। अब आप क्या करो? यहाँ से फिर से वही आर्क ड्रॉ कर दिए, तो ये आर्क हमारा यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो गया? √2 रिप्रेजेंट हो गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक √2 है। अब इस वाले लाइन पर फिर से आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और यहाँ पर 1 यूनिट कट करोगे, 1 यूनिट हमने कट कर लिया। अब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे। आपको पता है √2 और 1 दोनों मिलाया क्या बनाएगा? √3 बनाएगा। अब आप क्या करो? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रेडियस बनाइए और एक आर्क ड्रॉ कर दिए, जहाँ पर ये नंबर लाइन कट करेगा ये √3 बन गया। फिर ये √3 है और ये वाला लाइन पर आप फिर से 90 डिग्री
ड्रॉ करो और फिर 1 यूनिट कट कर लिए। कट करने के बाद √3 और 1 मिलाएगा, क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, आप जान रहे हो। यहाँ से 2 मिल जाएगा, यानी कि √4 मिल जाएगा। 2 मिलेगा मतलब क्या मिलेगा? √4 मिल जाएगा। अब ये से जो √4 है वो इतना बड़ा रेडियस लेकर के आप फिर से ये ड्रॉ कर दो। जहाँ कट करेगा वो 2 यूनिट यानी कि √4 बनेगा। 2 मतलब √4 बन जाएगा। अब आपको √5 ड्रॉ करना है तो √4, अब फिर से इस लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और 1 यूनिट कट कर लिए। 1 यूनिट कट कर लिए। अब आप यहाँ से √4 और यहाँ से 1 दोनों मिलाया क्या बनाएगा? यहाँ बनाएगा √5। अब √5 को इतना बड़ा रेडियस मान के फिर से एक ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर √5 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग √6 जाएंगे। तो एक दूसरा मेथड ये है। मुझे लगता है कि पहला वाला ज़्यादा आसान है, तो पहला वाला फॉलो कर लीजिए। आगे सवाल में ये भी मेंशन है, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन में कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप दोबारा से कमेंट करके बोल दीजिएगा, ठीक है। ये बातें समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप फिर से दोबारा से आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तब भी अगर डाउट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर ये बात दोबारा समझा दी, तो मैं अगली क्लास आपको समझा दूँगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कि इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि हम लोग रेशनल नंबर में क्या पढ़े थे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? तो इनफाइनाइट होते हैं। नहीं, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सो उसी प्रकार अगर आपसे कहा था कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे तो इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। सो देयर आर इनफाइनाइट irrational number. There are infinite irrational numbers between 2 given irrational number. 2 given irrational number के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, जैसे कि हम लोग इरेशनल नंबर में देख चुके हैं। अब जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लेकर समझना है कि आपसे पूछा गया कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर पता करना है। तो आपको याद होगा मैंने इरेशनल नंबर में कई सारे मेथड बताया हूँ, तो उन्हीं में से कोई एक मेथड आप यूज कर लीजिए जो आसान है समझने के लिए। जैसे पहला मेथड उसमें क्या था? एवरेज मेथड। तो यहाँ भी हमने क्या रखा है? एवरेज मेथड। क्या मेथड इसका नाम रखा है? इसका नाम है एवरेज मेथड, ठीक है। इसका नाम है एवरेज मेथड। और एवरेज मेथड क्या होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज आएगा। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि आपको पहला इरेशनल नंबर चाहिए तो आप √2 को √3 को ऐड कर लो और बाय क्या कर लो? 2 कर लो, ठीक है। इससे आ जाएगा पहला। अगर आपको दूसरा इरेशनल नंबर चाहिए तो आप इन दोनों नंबर में से जो गिवन नंबर है हमारा, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो। जैसे हमने √2 यूज कर लिया, यहाँ का जो रिजल्टेंट आया था वो हमने यूज कर लिया, दोनों को ऐड कर लिए, 2 से डिवाइड कर लिए। फिर मुझे अगर थर्ड इरेशनल नंबर चाहिए तो फिर इन दोनों में से हमने √2 को यहाँ यूज किया, अब √3 को यूज कर लेते हैं। √3 को यहाँ यूज किए, रिजल्टेंट यूज किए, दोनों को ऐड कर लिए, 2 से डिवाइड कर दिया और इस तरह से वैल्यू आ गया। एक बात आप समझ लीजिए कि ये मेथड तभी अप्लीकेबल होगा जब आपको आंसर में √2 या √3 के टर्म में गिवन हो। जब आंसर किसमें गिवन हो? √2 और √3 के टर्म में गिवन हो, तो ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है। लेकिन अक्सर आंसर किसमें दिया होता है? डेसिमल फॉर्म में दिया होता है। डेसिमल फॉर्म में जब दिया होगा तो आप सेकेंड मेथड यूज करोगे। अब इससे भी पहले एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा वाला है, वो देख लेते हैं। एवरेज मेथड पे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा पूछा गया था, कहीं पर मैंने देखा हो। सब पूछा गया था कि मान लीजिए कि हमने लिखा है कि √5 और √6 के बीच में एक इरेशनल नंबर, सिर्फ एक ही पूछा गया था कि एक इरेशनल नंबर होगा बिटवीन √5 एंड √6। ऑप्शन दिया हुआ था √5 + √6/2, √6 - √5/2, √5 - √6/2, और ये 2 ऑप्शन अपने मन से ऐड कर लिए हैं, ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा ऑप्शन? आप ध्यान दो। एवरेज मेथड में हम क्या बोले थे कि आपको दोनों नंबर को क्या करना है? ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। सो ये आंसर हो गया। आप ध्यान रखो, कभी भी आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट करे कभी एवरेज नहीं निकाला जाता है। जब भी आप निकालोगे ना एवरेज वैल्यू, तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, नॉन भी होगा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा? ए, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो एवरेज मेथड पे ये क्वेश्चन हो गया। कब यूज करेंगे? जब ये आंसर हमको रूट में दिया हुआ हो। रूट में दिया हुआ तभी हमारा फर्स्ट मेथड एप्लीकेबल है, अदरवाइज हमारा सेकेंड मेथड एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड में क्या पूछा गया? देखिए जैसे हमने पूछा है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, और ये हम सेकेंड मेथड से पढ़ने वाले हैं, जो कि आंसर किसमें गिवन होता है? डेसिमल में। सो इसको समझने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए
तो आपको याद होना चाहिए √2 का वैल्यू, आपको √3 का वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4142 और ये इनफाइनाइट तक जाती है नहीं, और हम लोग कम से कम कितना तक लेते हैं 1.41 तक लेते हैं 1.41। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73250 से लेकर के इनफाइनाइट तक, पर हम लोग 1.73 से काम चला सकते हैं। आप ध्यान रखो कि इन दोनों के बीच में हमारा इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये कितना तक होता है इनफाइनाइट तक होते हैं, हम लोग इतना काम चलाने के लेते हैं। आपको याद होगा कि इरेशनल नंबर में टाइप 2 हमने क्या लिखा था 1.01 011 011 011, इस टाइप का एग्जांपल सीखे थे हम लोग 2.34 3344 333 तो वही कंसेप्ट हम लोग उठा करके यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। मुझे 1.41 से लेकर के 1.73 के बीच में 3 इरेशनल नंबर चाहिए होगा। सो अगर आपको चाहिए पहला इरेशनल नंबर अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, इससे बड़ा लिखिए 1.41 यहाँ पर है तो हमने शुरू कर दिया, मान लीजिए 4 और 5 शुरू कर दिया। अब आपको यहाँ पर इसके आगे वही वाला कंसेप्ट यूज करना है जो आपने एग्जाम्पल में लिखा था। जो मर्जी हो आप लिख सकते हो 01 011 011, ठीक है, से लेकर के यहाँ तक हमने शुरू कर दिया इनफाइनाइट तक। आपको और लिखना है लिख सकते हैं 41, आपको जो भी लिखने का मन करे 25 22 55 222 555, इस तरह से और इनफाइनाइट तक शो कर देंगे। इस तरह आप लिख दीजिए 4 5 लिया हूँ मैंने, और यहाँ पर ना 7 3 है तो आप 1.72 तक यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप जो मैंने लिखिए 1 3 1 3 4 लिख लिया हूँ, 1 1 3 3 4 4 लिख सकता हूँ, 1 1 3 3 4 4 लिख सकता हूँ। इस तरह से आपको क्या करना है कि 1.41 से बड़ा और 1.73 से छोटा के बीच में कोई भी आप नंबर यूज कर लीजिए, और फिर वही वाला कंसेप्ट जो इरेशनल नंबर का दूसरा एग्जांपल था 01 011 011, इस टाइप का कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। सो ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप जितना मर्जी हो आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। सो आप इसको नोट करिए। अगला छोटा सा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको बता चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल फॉर्म में लिखना। सो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब बात हम लोग कर चुके थे रेशनल नंबर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी कि डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का क्या होता है। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो फिनिश भी ना हो, और नॉन रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट भी ना करता हो, ना तो फिनिश हो और ना ही रिपीट करे। तो आप कोई भी आप एग्जाम्पल लिख लो, अपने एग्जाम्पल में शुरू में एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ 2.34 344 344, इस तरह से ना तो ये रिपीट करना है रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। 1.75 77 55 755, ना तो रिपीट किया ना ही फिनिश किया। ये पाई का वैल्यू है 3.14159265 ... ये ना तो फिनिश हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लिखने का मन कर लिखिए, इनफाइनाइट तक हमने लिख दिया है। सो ये जो फॉर्म है ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है इरेशनल नंबर का, ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, ठीक है। समझ गए इस सब चीज को हम लोग। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं पूछता है कि डेसिमल एक्सपेंशन नंबर कब टर्मिनेटिंग होगा कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि आप रेशनल नंबर में पढ़ चुके थे कि कब टर्मिनेटिंग होगा कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें केवल एक ही फिक्स होता है हमेशा, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्लियर है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के बारे में फुल डिटेल। तो आप घर बैठ के पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में सबको फैला दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन जाए कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, आप वीडियो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ें, ठीक है।